नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई हमने। उस सीरीज़ का नाम दिया है सफलता सीरीज। और ये सफलता सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। अब तक मैंने 10 या 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में सफलता सीरीज के नाम से मिलेंगे। इसमें हम टेक्निकल हेल्पर तथा अन्य एग्ज़ामों में ITI लेवल की एग्ज़ामों में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग आज नए हैं तो वो इससे पहले के जो भी 10 वीडियो उनको प्रॉपर तरीके से देखें, ताकि आगे की क्लास समझ पाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोग साथ के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट भी करें कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, एक तो लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी ना करें, बिना कहे करें, क्योंकि हम आपके लिए, वो बोलते हैं निस्वार्थ भाव से, इसमें हमसे कोई हम पैसा भी नहीं ले रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आपके लिए सेवा का काम कर रहे हैं। इसमें आपके सपोर्ट के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि वीडियो को एक बार खुद तो देख रहे हैं, अपने साथी गणों को भी भेजें कि सर देखिए, उत्साहित कीजिए उन लोगों को। जितने लोग जुड़ेंगे आपके लिए भी बढ़िया है और मेरे लिए भी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कि मेरे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरी मेहनत काम में आ रही है। नहीं तो एक तरीके से रुझान कम होने लगते हैं किसी काम के। ठीक है, चलो फालतू का ज़्यादा ज्ञान नहीं, अब मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, सीधा क्वेश्चनों पर आता हूँ। और आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ताप गुणांक शून्य के आसपास होता है। ऑप्शन ए कहना चाह रहा है एल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीन और लोहा। तो दोस्तों, पदार्थों को मुख्यतः ताप गुणांक के आधार पर 3 पार्टों में बांटा गया है। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ, एक होता है NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ, और तीसरा वाला होता है ZTC जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है शून्य वाला, मतलब ZTC के बारे में पूछ रहा है। तो जिन पदार्थों का ताप गुणांक शून्य के समीप होता है उन्हें जीरो ताप गुणांक वाले पदार्थ कहते हैं। और जीरो ताप गुणांक मुख्यतः होता है यूरेका और मैग्नीन का। दोस्तों, जो यूरेका और मैग्नीन है, इनका उपयोग हम प्रतिरोधक बनाने के लिए और रेगुलेटर इत्यादि बनाने के लिए काम में लेते हैं। जो मैग्नीन है, ये मैग्नीन एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकल के संयोग से बनाई जाती है, जिसमें कॉपर की मात्रा 84%, निकल की मात्रा 4% और मैग्नीज की मात्रा 12% होती है। जो मैग्नीन होता है, इसका गलनांक लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, जो मैग्नीन है एक मिश्र धातु है जो कि तांबा प्लस मैग्नीज प्लस निकल से मिलकर के बनी हुई है, जिसका गलनांक 1000 डिग्री सेल्सियस होता है और जिसका ताप गुणांक शून्य के समीप होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक वेरिएंट को अगर फोकस करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से फ़ायदा नहीं होता है। एक क्वेश्चन की जब तक सारी डिटेल पता लग जाएगी तो अगले क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एल्युमिनियम विद्युत का चालक होता है, कार्बन भी चालकता प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। लोहा है, ये भी विद्युत का चालक है, लेकिन इसकी जो प्रतिरोधकता है वो एल्युमिनियम से क्या बोलते हैं इसको, चांदी से बहुत अधिक होती है। ठीक है, हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग साथ साथ में रिप्लाई भी करेंगे। हाँ जी, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि H वर्ग के रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान क्या होगा। तो सभी लोग एक बार तो पहले कुचालक श्रेणियों को देख लीजिए, Y, A, E, B, F, H और C। सुनो मेरी बात को, Y श्रेणी की जो तापमान सहन सीमा होती है वो होती है 90 डिग्री, और C की होती है वो 180 से होती है ज़्यादा। ठीक है, तो H की हो जाएगी कितनी, 180। 90 में 15 जोड़ेंगे तो A की होती है 105, E की होती है 120, B की होती है 130, F की होती है 155। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि H श्रेणी की अधिकतम तापमान सहन सीमा तो 180
80 डिग्री। अगर क्वेश्चन पूछता वाई श्रेणी की तो 90, ए की कितनी 105, ई की कितनी 120, एफ की बी की कितनी 130, एफ की कितनी 155 और एच की कितनी 180। तो अब सारी की सारी श्रेणी याद आ गई होंगी की। तो ये वाई ए ई बी एफ एच सी तुम याद भी रखते हो कि ये बॉयफ्रेंड है एच एच का, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन इन द हाई वोल्टेज केबल। हिंदी में बोले तो उच्च वोल्टेज वाली केबलों में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। पहला कह रहा है टेफ्लॉन, दूसरा वाला कह रहा है इम्प्रेग्नेटेड पेपर और तीसरा है रबर और डी है पीवीसी। दोस्तों जो उच्च वोल्टेज वाली केबल होती हैं उनमें सामान्यतः जो पदार्थ काम में आता है वो आता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर, कि ऐसा पेपर जो वार्निश इत्यादि में क्या किया हुआ है, डुबाया हुआ है। ऐसे जो कागज़ है उस कागज़ का उपयोग उच्च वोल्टेज वाली केबलों में इंसुलेशन रोधन के रूप में किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। सभी लोग क्वेश्चनों का जवाब देंगे, प्रत्येक विद्यार्थी को क्वेश्चन का जवाब देना है। साथ के साथ में जो भी आए आपको उत्तर आए सबका उत्तर दो, ताकि आपको ये पता लगे कि मैं क्या कर पा रहा हूँ। साथ के साथ में मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले यदि आप उत्तर करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एक तरीके से आपके लिए टेस्ट का भी काम करता है। ये जो मैं क्लास लेता हूँ ये तुम्हारे लिए टेस्ट का भी काम करती है। कैसे कि जैसे ही तुम आंसर कर दोगे और बाद में देखोगे जैसे मैं सॉल्यूशन इसमें बताता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जैसे मैं क्लास खत्म करूँ तो आप बताओ कि सर मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए, इतने क्वेश्चन सही हुए। प्रत्येक का जवाब देना और लास्ट में ये बताना सर मेरे इतने क्वेश्चन राइट और इतने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ठीक है ना। इससे खुद अपने आप को भी आप टेस्ट कर पाओगे कि हाँ मैं कितना पानी में हूँ। क्योंकि मैं इसमें कोई मैं मेरे मन की क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं पिछली सालों की क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी आपको इस लेवल का पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। मैं कुछ भी हलवा पढ़ाऊँ उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि पिछली सालों के एग्ज़ाम क्या मांग रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तो कम से कम तैयारी करनी पड़ेगी। जहाँ तक कि पिछली सालों के पेपरों से ज़्यादा ही करनी पड़ेगी अगर एग्ज़ाम निकालनी है तो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सब निम्नलिखित में से सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते क्या है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अंग्रेजी में कहते हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं अंग्रेजी में इन्हें? डाया मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब ये है कि वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं अर्थात चुंबक से दूर भागते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कि जो पदार्थ चुंबक के समीप ले जाने पर चुंबक से दूर भागते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। या दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके सभी अणु चुंबकीय क्षेत्र के, मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ये वाली, लेकिन ये जो पदार्थ है इसके अणु इसके जस्ट विपरीत दिशा में गति करते हो, वे पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अर्थात वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके सभी अणु चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थों की खास बात होती है कि इनकी चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है, 1 से कम। जैसे कि मैं बोलूँ 0.995, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता है, ठीक है। तो 3 चीज़ बताइए मैंने कि जो पदार्थ चुंबक से दूर भागते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके सभी अणु चुंबक के विपरीत दिशा में गति करते हैं, चुंबकीयशीलता का मान 1 से कम होता है, और चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी आती है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होगा कि वैल्यू 1 से कम है तो μr-1 करूँगा तो ये वैल्यू ऋणात्मक आएगी। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक तथा मान बहुत कम होता है। कौन से पदार्थों का? प्रतिचुंबकीय पदार्थों का। उदाहरण के लिए नमक, इसके अलावा हमारा जो सोना, चांदी, जस्ता, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे कौन से पदार्थ हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। गलती से बच्चे चांदी जो तांबा है उसको अनुचुंबकीय समझते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। टीएमआरसी में पूछा हुआ भी है कि जो तांबा है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल है। तो सोना, चांदी,
तांबा, एंटीमनी, बिस्मिथ, जस्ता, नमक इत्यादि कौन से पदार्थ हैं? तो ये सभी पदार्थ हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ओके, आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन इसरो का है, तो इसरो के क्वेश्चन हमेशा ही लेवल के होते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है सभी लोग रिप्लाई भी करो साथ साथ में भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम परावैद्युत सामर्थ्य होती है? कि कौन से पदार्थ की परावैद्युत क्षमता, अंग्रेजी में बोले तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्चतम होता है? ऑप्शन ए कहता है हवा, बी कहता है SF6, सी कहता है पेपर और डी कहता है DM वाटर। हाँ, तो वी खनिजित जल, इसका मतलब डिस्टिल वाटर है ये, ठीक है ना। हाँ जी, तो दोस्तों जो SF6 है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखती है, जिसका उपयोग हम सर्किट ब्रेकर में भी करते हैं। तो जो SF6 गैस है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ये अन्य सभी पदार्थों से बहुत उच्च होती है। यही कारण है कि SF6 गैस का उपयोग हम वर्तमान में हाई कैपेसिटी उच्च वोल्टेज वाले सर्किट ब्रेकर में कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? SF6 गैस। क्या आएगा? SF6 गैस। इसकी परावैद्युत सामर्थ्य बहुत उच्च होती है, ठीक है। हाँ जी, आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ जी, कह रहा है कि केबल के इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापमान के बढ़ने पर क्या होती है? केबल के इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापमान के साथ में क्या होती है? तो जो केबल के इंसुलेशन की जो प्रतिरोधकता है, तो केबल के इंसुलेशन का अगर मैं प्रतिरोध देखूं तो RI बराबर होता है रॉ अपॉन 2πL ln D/R। तो दोस्तों केबल के इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के क्या होता है? समानुपाती होता है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला ही क्या है? केबल के इंसुलेशन की प्रतिरोधकता। तो दोस्तों प्रतिरोधकता होती है वो इनकी चरघातांक के रूप में चेंज होती है। किनकी? जो हमारे कुचालक पदार्थ होते हैं उनकी, वो चरघातांक के रूप में बदलती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है इसलिए मैं इसका प्रॉपर आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रेशल बता रहा हूँ कि जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो होता है RI बराबर रॉ अपॉन 2πL। मतलब इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो प्रतिरोधकता के समानुपाती और लंबाई के विलोमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं थोड़े से अटके हैं, इनको थोड़ा सा कभी अन्य क्लास में डिस्कस करूँगा। ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चंस दिया गया उस हिसाब से ऑप्शन सेट नहीं किए गए। हो सकता है बाद में डिलीट किया गया वो क्वेश्चन, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। हाँ जी, चलो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, ज़रा इधर देखिए कि सिंगल कोर केबल में सामान्यतः क्या प्रदान नहीं करते हैं? पहला कह रहा है सीट आती है काम में। हाँ जी, स्टील आर्मरिंग, रबर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन। तो दोस्तों जो सिंगल कोर वाली केबल होती है उसमें आर्मरिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती और आर्मरिंग सामान्यतः करते भी नहीं है। तो सिंगल कोर केबल में स्टील आर्मरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, स्टील आर्मरिंग प्रदान नहीं की जाती, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाँ जी, आप देख रहे हो कि पिछले 2 और ये तीसरा लेक्चर है, लगातार चालक अर्धचालक के जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उनका स्टैंडर्ड लगातार आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे भी रहा है ये कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं ना। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या होते हैं? चालक, अचालक या कुचालक? तो दोस्तों अचालक है जिसे हम क्या कहते हैं? कुचालक। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे चालक, अर्धचालक और कुचालक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो चालक अर्धचालक क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आते थे। तो ये तो चालक अर्धचालक के क्वेश्चन किए हमने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करेंगे हम
वो क्वेश्चन करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करेंगे। और कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चनों का फोल्डर ओपन करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, चलिए, हाँ, चलो। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में एक पहला और सामान्य सा क्वेश्चन है जो कि आपकी पढ़ाई के या आपके ज्ञान के लेवल को टेस्ट करने के लिए दिया है मैंने। फिर मैं अपने मेन लेवल वाले क्वेश्चनों पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना, हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को खालिस्तान और सोल्डर के प्रवाह को खालिस्तान करता है। कहने का ये मतलब है कि जो फ्लक्स है वो सोल्डर के ऑक्साइड को क्या करता है, बेहतर बनाता है या हटा ही देता है। तो दोस्तों जो फ्लक्स है वो सोल्डर किए हुए पदार्थ के ऑक्साइड को क्या कर देता है, हटा देता है, अर्थात ऑक्साइड की परत बनने से बचाता है। और सोल्डर के प्रवाह को क्या करता है, अनुमेय करता है, अर्थात सोल्डर को प्रवाहित होने देता है ताकि जो जोड़ है वो मजबूत बने। तो जो फ्लक्स का काम है वो फ्लक्स का काम है कि ऑक्साइड को हटाना और जो हमारा सोल्डर है उसको पिघलाने में मदद करना, उसे अनुमेय करने में मदद करना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी, कि ऑक्साइड को तो हटा देता है और सोल्डर के फ्लक्स के प्रवाह को अनुमेय करता है। ठीक है ना, अनुमेय का मतलब बहाने में, फ्लो करवाने में मदद करता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की असली जंग। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको चर्चा करते हैं और सभी लोगों को इन क्वेश्चनों का जवाब देना भी है। सभी भाइयों को इस क्वेश्चन का जवाब देना भी है, रिप्लाई करना है। चाहे तुम पॉज करके वीडियो को पॉज करके उत्तर दो, लेकिन उत्तर देना है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है भैया 2020 का क्वेश्चन है डीएमआरसी का, तो आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ में 5 ओम के प्रतिरोधक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज का मान क्या होगा। तो इस डायग्राम का आंसर एक दे रखा है 7.5, 15, 10 और 5। सुनो मेरी बात को, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा ही है क्या कि 5 ओम ये रहा और 15 ओम ये रहा, और जो ये वोल्टेज आ रहा है ये कितना वोल्टेज आ रहा है, 20 वोल्ट। इधर भी देखोगे तो सेम 2 और 3 है, ये भी ऐसे जुड़े हुए हैं। देखो इनके सिरों पर भी कितनी वोल्टेज ही है, 20 वोल्टेज ही है। तो दोस्तों 5 और 15 ओम के सिरों पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट का है। तो दोस्तों पूछना चाह रहा है 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होगा। तो देखा जाए तो 5 और 15 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं। तो इनके सिरों पर वोल्टेज लगाने के लिए, निकालने के लिए हम वोल्टेज वितरण नियम काम में ले सकते हैं कि नहीं। और वोल्टेज वितरण नियम क्या कहता है कि वोल्टेज वितरण नियम ये कहता है कि जिस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का मान ज्ञात करना उसको ऊपर बटे में टोटल, तो 15 और 5 20 इंटू कुल सप्लाई वोल्टेज कितना 20। तो 20 से 20 कटेगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट। दोबारा से देख लीजिए कि क्या किया है मैंने। करने के लिए ये है कि दोस्तों कि 5 ओम और जो 15 ओम का प्रतिरोध है दोनों कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। और इनके सिरों पर जो वोल्टेज लग रहा है वो कितने वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो वोल्टेज वितरण नियम के अनुसार जिस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करना उस प्रतिरोध को ऊपर बटे टोटल, तो 5 ऊपर और 15 और 5 20 नीचे गुणा सप्लाई वोल्टेज, 20 से 20 कटेगा तो कितना, 5। तो जिन दोस्तों ने इसका उत्तर 5 किया उन सभी दोस्तों का जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो सभी लोगों ने इसका आंसर किया होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, चाहे गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें वोल्टेज वितरण नियम से आप आसानी से हल कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा सा देखिए, इसमें क्लियर आ जाएगा बात समझ में। ये कहना चाह रहा है कि एक सीधे चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है, कटाक्ष क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो तापमान पर निर्भर करता है, हाँ। पदार्थ पर निर्भर करता है, हाँ। लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी निर्भर करता है, मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो क्षेत्रफल है उसके आकार से इसको कोई लेना देना नहीं है।
चाहे वो वर्ताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे आयताकार हो। तो ध्यान रखना क्वेश्चन ने क्षेत्रफल नहीं लिखा है, क्वेश्चन ने लिखा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की शेप कैसी है, त्रिभुजाकार वर्ताकार, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, लेकिन इसने क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्रफल की शेप, तो शेप पर निर्भर नहीं करता है, आकार कैसा इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्षेत्रफल से इसको लेना देना है, कैसी शेप है कैसी है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसकी शेप पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है लेकिन उसके शेप आकार से लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया हम सब लोगों ने, ए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़रा सभी लोग रिप्लाई करेंगे इसका। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शक्ति को कौन परिभाषित करता है। तो शक्ति होती क्या है, तो कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का मतलब क्या हुआ, कार्य बटा समय, और कार्य बटा समय को ही क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं, वाट। तो एग्जाम में पूछता शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट कहते किसे हैं, तो जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। शक्ति होती क्या है, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, अर्थात P बराबर W/T। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए ज़रा एक बार सभी लोग। हाँ जी, जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज स्रोत V के टर्मिनल्स के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R2 के टर्मिनल के बीच में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि एक प्रतिरोध तो ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, इसका नाम है वो है R1, इसका नाम है वो R2, दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज कितना जुड़ा हुआ है, V। और पूछना चाह रहा है R2 के सिरों पर वोल्टेज, तो R2 के सिरों पर वोल्टेज को मैं क्या मान लेता हूँ, V2। तो दोस्तों वोल्टेज वितरण नियम क्या कहता है कि जिस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करना है उस प्रतिरोध को कहाँ रखना है, ऊपर, बटे कुल प्रतिरोध कितना, R1 प्लस R2 गुणा सप्लाई वोल्टेज। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में आपको R2 बटे R1 प्लस R2 गुणा V दिख रहा है वो कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही है। देख लो आपको R2 बटे R1 प्लस R2 गुणा V। तो देख लो दो क्वेश्चनों में अभी तक वोल्टेज वितरण नियम काम में आ गया कि नहीं आ गया। तो वोल्टेज वितरण नियम केवल सीरीज कनेक्शन में ही काम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। देख रहे हो आप DMRC में जो क्वेश्चन दिए हैं वो दिए आसान है, लेकिन हर चीज़ का अनुप्रयोग पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन को देखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनल के बीच में जुड़े हुए हैं, इनमें से एक प्रतिरोध लघु परिपथित हो जाता है और शेष प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित करने पर धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कहना यूँ चाह रहा है कि हमने कुछ प्रतिरोध हैं वो कौन से क्रम में जोड़ रखे हैं, श्रेणी क्रम में किसी बैटरी के द्वारा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उनमें से एक प्रतिरोध है उसको क्या कर दिया जाए, शॉर्ट। तो प्रतिरोध को शॉर्ट करने का मतलब प्रतिरोध के मान में क्या हो जाएगी, कमी। अब प्रतिरोध के मान में कमी हो जाएगी तो किसके मान में वृद्धि होगी, तो धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी, कि धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि। भाई वोल्टेज स्रोत का मान फिक्स है, बोल रहा है स्थिर वोल्टेज स्रोत, तो वोल्टेज स्रोत का मान तो फिक्स है, ठीक है। अगर वोल्टेज स्रोत का मान फिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रतिरोध शॉर्ट करने पर घटेंगे कि नहीं घटेगा, तो अगर प्रतिरोध का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, कोई डाउट नहीं रह जाए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोधक एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनल्स के बीच में जुड़े हुए हैं,
इनमें से एक को क्या कर दिया जाए, शॉर्ट। तो कह रहा है कि शेष प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, एक को शॉर्ट कर दिया तो अब प्रतिरोधों की संख्या घट जाएगी, तो इन प्रतिरोधों से जाने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा हो, सर क्या कह रहा है ये। शेष प्रतिरोध शब्द का मतलब ये है कि एक प्रतिरोध को शॉर्ट कर दे तो उससे धारा नहीं जाएगी। इसका मतलब नेट जो प्रतिरोध है उसके मान में कमी हो गई। जब नेट प्रतिरोध के मान में कमी हो गई तो धारा के मान में वृद्धि, और वो सभी परिपथों से, सभी प्रतिरोधों से जाएगी। ठीक है ना। हाँ जी, तो धारा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर क्वेश्चन यूं कह देता कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध खुल जाए, ओपन हो जाए, तो अन्य की धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अन्य में जाने वाली धारा का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि खुला परिपथ का मतलब धारा का मान 0 और प्रतिरोध अनंत। सही है ना। तो शॉर्ट करने पर तो प्रतिरोध घटेगा और धारा बढ़ेगी। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या मारा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर मारा है बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी दोस्त एक बार। हाँ जी, ये क्वेश्चन कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे देखो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, फ़ोटो शायद खींचने में गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, ये मैं कल वाले लेक्चर में ले लूँगा, कुछ एग्जैक्ट मुझे दिख नहीं रहा, कुछ ऐसा प्रतिरोधक वोल्ट था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो कई बच्चों की ये रहती है लो फरमाइश कि गुरुजी क्लास का टाइम 1 घंटा करो। अभी मैं क्लास का टाइम 1 घंटा नहीं कर सकता डियर। अभी देखो मुझे भी कुछ और भी काम होते हैं, मैं तुम्हारे लिए समय निकाल के क्वेश्चन हल कराने की कोशिश करता हूँ। आधा घंटे क्लास अभी सफिशिएंट है। जैसे ही आप एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में आप बोलोगे 1 घंटे क्लास, तो 1 घंटे क्लास कर दी जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी तसल्ली रखो, अभी आप प्रैक्टिस में आइए। तो मेरे हिसाब से आधा घंटे क्लास अभी ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट है ना। इसलिए मैं कभी 25 मिनट, कभी 30 मिनट लेता हूँ। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं क्लास लंबी नहीं ले सकता हूँ। मैं क्लास तो लंबी भी ले सकता हूँ, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके टॉपिक्स भी हो रहे हैं, धीरे धीरे कवर भी हो रहे हैं, बस वही है कि थोड़ा समय दो। हाँ, कह रहा है कि 10 घंटे की अवधि में 100 वाट के बल्ब तथा 4 200 वाट के बल्बों के द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का मान क्या होगा। तो 10 घंटे में दो तो कितने, 100 वाट के बल्ब। तो देखो, अगर मुझे ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा, तो ऊर्जा का सूत्र होता है P इंटू टी इंटू एन बटे 1000। तब आती है हमारे पास में ऊर्जा, वो आती है KWH में। कैसे, तो इसका मतलब ये है कि शक्ति कितनी है, 100 वाट का बल्ब है साहब। कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। चलिए 100 वाट का बल्ब है, कितने घंटे तक चलता है, 10 घंटे तक। ऐसे कितने बल्ब हैं, तो 2 हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या कह रहा है कि 200 वाट के बल्ब हैं, कितने घंटे, 10 घंटे। ऐसे कितने हैं, 4। तो किलो में निकालने के लिए मैं कितने का भाग लगा दूंगा, 1000 का। तो जो हमारी ऊर्जा निकलेगी वो किस में निकल जाएगी, KWH में। तो ऊर्जा KWH में निकालने के लिए शक्ति गुणा समय गुणा उपकरणों की संख्या में कितने का भाग लगाते हैं, 1000 का। तो देखो, शक्ति मतलब 100 वाट का बल्ब, समय मतलब 10 घंटे, और ऐसे कितने उपकरण हैं, ऐसे कितने बल्ब हैं, 2। फिर आगे किया कि 200 वाट का बल्ब कितना घंटे, 10 घंटे, और ऐसे कितने, 4। तो कुल उपभोग ऊर्जा का पूछ रहा है। तो देखो 100 गुणा 10 करूँगा तो 1000, और 1000 गुणा 2 करूँगा तो 2000। ठीक है, प्लस ये 2000, और 2000 गुणा 4 करूँगा तो 8000। ठीक है, बटे में कितना, 1000। तो 8 और 2 10,000, 10,000 में 1000 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो ऊर्जा खपत होगी वो कितनी होगी, 10 किलोवाट घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना आएगा, 10 किलोवाट घंटा। कितना आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब, 10 किलोवाट घंटा। दोस्तों क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चर्चा आज की क्लास में सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना।
चिंता मत करो, क्लासें लेके आऊँगा, लंबी भी क्लासें लेकर के आऊँगा। थोड़ा समय दो, टाइम लगता है डियर, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि तुम इस वीडियो को जितना लाइक शेयर करोगे अपने दोस्तों में, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही तुम लोग देखने वालों की संख्या जैसे ही 50 के इर्द गिर्द हो जाएगी, एक साथ जो लाइव आने वाले बच्चों की संख्या 50 हो जाएगी, उसके पश्चात मैं ऑटोमेटिक 1 घंटे की क्लास कर दूंगा। जैसे ही जिसी रोज़ 50 बच्चे आ जाएंगे, आपके कहने पर मैं तुरंत 1 घंटे की क्लास कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप डिपेंड करता है कि आपको 1 घंटे क्लास करवानी है कि नहीं, ठीक है ना। चलो, आज की इस क्लास के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।